हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट स्पेशल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक दिन 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 क्वेश्चंस आपके ऑल ओवर आपके क्लासेस से मेंशन किए जाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो कि आपका 27 जून 2025 को कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है, उसके लिए हेल्पफुल होगा। यह हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर उन्हें देख सकते हैं। कुछ समय से हमारी वीडियो चैनल पर उपलब्ध नहीं थी, इसके लिए टेक्निकल इशू हुआ था, जिससे कि यूट्यूब ने हमारी वीडियोस को बैन कर रखा था। आगे से आपकी वीडियो सभी रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी, आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन आकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। MORTH रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क में भारत की कौन सी रैंक है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। MORTH का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2024-25 की रिपोर्ट है, जिसमें पूछा गया है कि सड़क नेटवर्क में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, भारत की सेकंड रैंक है। भारत में टोटल सड़क नेटवर्क कितना है वर्तमान में? तो वो है रिपोर्ट के अनुसार आपका 63.72 लाख किलोमीटर। ये स्टेटमेंट भी है और इसको आपको लर्न भी करना है, क्योंकि यहाँ से पहली बार भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर CV रमन को 1932 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। वर्ष 2025 की जो थीम है इंडिजियस टेक फॉर विकसित भारत, उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के संबंधित कथन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर CV रमन को आपका नोबेल प्राइज़ 1932 में ना मिलकर 1930 में प्राप्त हुआ था। उन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो उन्हें फिजिक्स में दिया गया था। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के संदर्भ में डॉक्टर CV रमन को नोबेल प्राइज़ 1930 में प्राप्त हुआ था, ना कि 1932 में। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, रामपाल, गोपाल या फिर महिपाल? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 3, गोपाल पाल राजवंश का आपका संस्थापक था। यह कब से कब तक इसने शासन किया था? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो राज शासन था वो चला था आपके 750 से लेकर 770 ईस्वी के बीच में। यह किस धर्म का अनुयायी था? तो ये आपके बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस चीज़ को भी आप लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। क्योंकि जैसे आपके जैन धर्म के अनुयायी कौन से शासक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन से शासक थे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3, पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? सीरी, खिजराबाद, दीनपनाह या फिर राजपिथौरा? तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बोला गया है कि उसने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई गई थी? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 1, उसने अपनी राजधानी सीरी के नाम से बनाई थी। सीरी कहाँ पर है? तो ये आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका दिल्ली में स्थित है आपका सीरी, जहाँ पर उसकी राजधानी बनाई गई थी। इस राजधानी को अलाउद्दीन खिलजी ने कब बनाया था? तो 1303 ईस्वी में आपको राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 1।
भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भारतीय जो संविधान है उसका राजनीतिक भाग मुख्य रूप से किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। मैक्सिमम जो भारत का संविधान है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको भी चीज़ें लर्न रहे। जैसे भारत की एकल नागरिकता है, यानी आपका सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। आपका कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। दूसरा, आपका जो संसदीय प्रणाली है उसे भी उसी से लिया गया है आपका। तो जितने भी मैक्सिमम आपके संबंधित राजनीतिक प्रावधान हैं ब्रिटिश संविधान से ही लिए गए हैं, जिसमें आपके जो पार्लियामेंट्री के साथ साथ जो मैनिफेस्टो है यानी मंत्रिमंडल है वो भी आपका कहाँ से लिया गया है? मंत्रिमंडलीय सिस्टम में प्रणाली वो भी आपके ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत का मुख्यतः राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार क्या है? निवारक निरोध अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार माना जाता है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 21 में इसका प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का देने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने के अधिकार में क्या क्या आपका आता है? तो आपका स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, ये सभी आपको प्राप्त की जाती हैं सरकार के द्वारा, और ये आपका पर्यावरण संबंधित चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपके आर्टिकल नंबर 21 में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। निम्नलिखित में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं होता? भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन आपकी अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 भारतीय अभियंत्रण सेवा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भारतीय पुलिस सेवा है जिसे हम IPS कहते हैं। दूसरा है आपका IFS है आपका, और थर्ड वन है आपका IAS। तो ये तीनों ही आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिसमें आपका भारतीय अभियंत्रण सेवा का हिस्सा नहीं है। इन सब का प्रावधान कहाँ पर दे रखा है? तो आर्टिकल नंबर 312 में इनका प्रावधान दे रखा है। इस चीज़ को भी आप लर्न कर लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 भारतीय अभियंत्रण सेवा। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल, अरावली पर्वत, शिवालिक पर्वत या फिर आंतरिक हिमालय। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग की जो श्रृंखला है उस भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4 आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? क्योंकि यहाँ से पहले भी कई बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। इसको हम बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका हिमाद्री भी है। इस चीज़ को भी आप लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी कई बार पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जबकि अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? तो ये मैक्सिमम आपके राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। शिवालिक आपकी उत्तरी भाग ना होकर ये आपके साउथ भाग है किसका? हिमालय का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, आंतरिक हिमालय। सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है? मूसी, ब्यास,
चुनाव या फिर इंद्रावती। तो देखिए यहाँ पे ये चुनाव, यहाँ पर आप इसको चुनाव कर लेना। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, कहाँ से, रोहतांग दर्रे के पास से। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। ये आपका ब्यास नदी के बारे में इसका प्रावधान किया गया है। सही आंसर होगा आपका नंबर 2। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध यानी काल वैसाखी, क्या है आपका नाम, काल वैसाखी है। काल वैसाखी किससे संबंधित है, ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब ये जो काल वैसाखी है वो एक्चुअल में है क्या, तो वो है आपका गरज के साथ में तेज आंधी तूफान आते हैं और यहाँ पर बारिश की जाती है। तो उसी बारिश का नाम आप क्या रख दिया है, काल वैसाखी नाम रखा गया है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो राजधानी है आपकी कलकत्ता। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा की द्योतक होता है, रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक या फिर ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी पिंड में स्थित काइनेटिक एनर्जी यानी आपकी गतिज ऊर्जा, स्टैटिक ऊर्जा किसकी द्योतक होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 3, यांत्रिक ऊर्जा। यानी आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो बराबर होती है आपके किसके, जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्टैटिक ऊर्जा, तो इन दोनों का योगफल होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, यांत्रिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, यूरिसिक अम्ल, लॉरिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो आने वाले समय में भी इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका नारियल के तेल में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कई बार पहले भी आया हुआ है, तो C12H24O2 ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है, इसको भी आप साथ में ही लर्न कर लेना। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड पाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र C12H24O2 है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 3। हमारे शरीर का कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित होता है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, विटामिन डी। विटामिन डी आपके शरीर में उत्पन्न होता है जब हम सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ये विटामिन डी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों को रिकेट्स हो जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपके बच्चों में, रिकेट्स रोग हो जाता है जिसे हम सूगा कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। इसकी कमी से कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है आपकी, यानी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल बनता है आपका, तो उस चीज़ को भी आप लर्न कर लेना। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसकी पूर्ति कहाँ से की जाती है, तो इसकी पूर्ति आपकी मछली के तेल से की जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखना, मछली के तेल की मालिश की जाती है जो कि आपके बच्चों को। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3। मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है, छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या फिर मलाशय। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग से शुरू होता है, तो जो भी आपका पाचन होता है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका
2। जैसे ही आप खाने को अपने मुंह में लेकर आते हैं, टेक इन करते हैं, वैसे ही उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो आपकी लार ग्रंथियां होती हैं उनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइलेज कहते हैं, जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। इसको भी आप लर्न कर लेना कि आपके लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2, मुख गुहा। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता? बेरीबेरी, चेचक, रेबीज या फिर टाइफाइड। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा रोग है जिसे हम टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा नहीं रोक सकते। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, बेरीबेरी रोग को, क्योंकि बेरीबेरी रोग की जो बीमारी होती है वो विटामिन बी की कमी से होती है, ना कि किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया के थ्रू। तो इसलिए हम इसे टीकाकरण से नहीं रोक सकते। जबकि चेचक, रेबीज और टाइफाइड, इनकी वैक्सीनेशन मार्केट में आ चुकी है, इनको हम वैक्सीनेशन के थ्रू रोक सकते हैं। बेरीबेरी रोग से विटामिन बी की कमी के कारण होता है। इसके कारण आपके शरीर में क्या होता है, तो जो आपके मसूड़े वगैरह हैं इसके कारण वो फूल जाते हैं, यानी मसूड़ों की बीमारी इसके कारण हो जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 1, बेरीबेरी। रिवर्स रेपो रेट का क्या अर्थ होता है? वह दर जिस पर आरबीआई विदेशों से बैंक से ऋण लेती है, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, वह बैंक जिस पर व्यावसायिक बैंक विदेशी बैंकों से ऋण लेते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। देखिए यहाँ पर 2 टर्म है आपके, एक है आपका रिवर्स रेपो रेट और एक होता है आपका रेपो रेट। तो दोनों को ही समझ लो। जो आपकी रेपो रेट होती है वो क्या है, जैसे मान के चलिए कि आपके कुछ कॉमर्शियल बैंक है, जिसमें एसबीआई है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें आपका कोई भी आईओबी बैंक मान लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए, इनको जब लोन की ज़रूरत पड़ती है तो ये सब लोन देती हैं आपकी कहाँ से? आरबीआई से। तो आरबीआई जिस रेट पर इनको लोन प्रदान करता है उसे कहते हैं रेपो रेट। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो वो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, जिस पर आरबीआई आपकी अन्य बैंकों से ऋण उधार लेती है। जैसे मान के चलिए एसबीआई, बीओबी, आईबी, इनसे जब आरबीआई ले रही है पैसा, तो आपकी जिस दर पर लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। नवंबर 2024 में किस देश में लगभग 40 वर्षों में पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित हुई? इराक, सऊदी अरब, ईरान या फिर कतर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पर यहाँ पर सही आंसर होगा इसका, यहाँ पर आपकी पहली बार राष्ट्रव्यापी जनगणना कराई गई है। कहाँ पे कराई गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, इराक में कराई गई है। कब कराई गई थी? नवंबर 2024 में। कितने लगभग सालों के बाद? तो लगभग 40 सालों में पहली बार ये कराई गई है। तो यहाँ पर जो जनगणना है, कितने लोग पाए गए हैं, तो 44.5 मिलियन निवासियों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई थी। जिसमें आपके कितने प्रांत हैं देश की जनगणना के अनुसार, तो 18 प्रांतों में इसको कराया गया, यानी 18 जो राज्य होते हैं उनमें कराया गया है। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था, तो 44.5 मिलियन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 1, इराक ने। दिसंबर 2024 में किस भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, कौशिक बसु, संजय मल्होत्रा, हंसमुख हादिया। तो देखिए यहाँ पर आपके दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया है। कौन सा गवर्नर? 26वां गवर्नर। किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया है?
तो इन्हें आपके शक्तिकांत दास जी के स्थान पर बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसे भी आप लर्न कर लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3। संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर बनाया गया है। रॉबर्स कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर हॉकी? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके जो रॉबर्स कप होता है उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 2। इसका संबंध आपके फुटबॉल से है। आपका जो रॉबर्स कप है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक टूर्नामेंट है, जिसमें आपकी 2001 में स्थगित करने के बाद अनेक टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आपका वेस्टर्न इंडियन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2। संकरी नालियों द्वारा पौधों को जल देने की तकनीकी जो सीधे उनको जड़ों तक जल पहुंचाती है क्या कहलाती है? पृष्ठीय सिंचाई, नहर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या फिर छिड़काव सिंचाई? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, संकरी नालियों के द्वारा पौधों को जल देने वाली तकनीकी जो कि उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, ड्रिप सिंचाई। अब मान के चलना कि ये आपके यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर आपकी एक नालियाँ बनाई जाती हैं जो सीधे सीधे तौर पर उनकी जड़ों में पानी को टैप अप करती हैं। इसी को जिससे कि पानी की बचत होती है और इस सिंचाई को हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 3। हाल ही में नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर ओनम? तो देखिए यहाँ पर नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, कथक नृत्य से था। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन कुमुदनी लाखिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये जन्म हुआ था इनका गुजरात में। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, इनका संबंध कथक नृत्य से था जो कि उत्तर प्रदेश का आपका क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने विरासत वृक्षों का पोषण करेगी? यहाँ पर बच्चों का नहीं है, क्या है आपका? वृक्षों का पोषण करेगी, यानी जो ट्री हैं आपके। तो पहले तो ये समझ लीजिए, हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना कहाँ की योजना है? आपके उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत आपके जितने जो बड़े हैं आपके वृक्ष हैं उनको विरासत के तौर पर पालन पोषण करेगी। कितनों का करना है? 750, 948, 845 या फिर 1025? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो सही होगा आपका 2, 848 वृक्षों का पोषण करेगी जिन्हें विरासत के तौर पर संजोकर रखेगी। कौन? आपकी उत्तर प्रदेश सरकार। यह जो हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना का प्रारंभ कब किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो ये प्रारंभ की गई है आपके जुलाई 2024 में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2। निम्नलिखित राज्यों में से किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो देखिए यहाँ पर आपकी उत्तर प्रदेश की कौन सी सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4, उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगती आपकी पंजाब की। तो आपके छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। और कौन कौन से स्टेट हैं? तो उनमें आपका आता है हिमाचल प्रदेश, उनमें आता है आपका उत्तराखंड, उनमें आता है आपका बिहार, उनमें आता है आपका दिल्ली।
तो ये अन्य राज्य हैं जिनकी भी आपकी उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, हरियाणा और है इसके साथ में आपका प्लस राजस्थान। तो इतने राज्य हैं जिनसे आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, अर्थात 8 राज्य हैं और एक यूटी है। टोटल आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4, पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? एटा, गोरखपुर, इटावा या फिर हमीरपुर। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4। इससे हमीरपुर को पानी मिलता है और वहाँ पर इससे सिंचाई की जाती है। यहाँ पर जो अर्जुन बांध है वो कितना आपका ऊंचा है, इम्पोर्टेंट है, पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, सॉरी ऊंचाई है, वो 42 मीटर की ऊंचाई है। बना किस पर है? तो ये अर्जुन नदी पर ही आपका बना है। इससे 2 जिलों को आपके फ़ायदा होता है उत्तर प्रदेश का, एक तो हमीरपुर है, दूसरा आपका महोबा है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4। नवंबर 2024 में 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, वाराणसी, गुरुग्राम या फिर नई दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपका नवंबर 2024 में 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। अब इसका उद्देश्य क्या था इस कांग्रेस का आयोजन करने का? तो इन्फॉर्मेशन प्रदान करना था। इन्फॉर्मेशन किसको प्रदान करना था? जो भी आपके किसान भाई लोग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रदान करनी थी। किसके बारे में करनी थी? तो ये जो आपके बीज होते हैं उनके बारे में प्रदान करनी थी इन्फॉर्मेशन कि किस बीज को कब आपको यूज करना है। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2, वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, या फिर ये कहिए कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से, केरल ओणम, तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कुचिपुड़ी, असम बिहू। क्वेश्चन पूछा गया का संबंधित नहीं है। केरल ओणम बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु भरतनाट्यम बिल्कुल ठीक है, असम बिहू बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, क्योंकि उत्तर प्रदेश कुचिपुड़ी संबंधित ना होकर कौन सा है आपका कथक डांस है। क्या है आपका? कथक डांस है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 3। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि फर्रुखाबाद किसके लिए फेमस है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, हाथ की छपाई के लिए। जबकि कांच की वस्तुओं के लिए कौन सा शहर आपका फेमस है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, वर्ल्ड फेमस है आपका। यहाँ पर आपकी कांच की बैंगल्स बनाई जाती हैं। इत्र निर्माण के लिए कौन सा फेमस है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है आपका कन्नौज। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 4। आपका हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद फेमस है, जबकि कालीन की बुनाई के लिए फेमस है आपका भदोही। इसको भी आप लर्न कर लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, रामपुर, धामपुर या फिर लखनऊ। तो राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में इसकी स्थापना कब की गई है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पहले भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई है, कब इसका नाम परिवर्तन कब किया गया था। तो स्थापना हुई है इसकी 1953 में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 13 अप्रैल 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया 1978 में।
जब स्टार्टिंग में इसका नाम था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अधिकृत करने के बाद में 25 अक्टूबर 1978 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया। इस बात को भी आप लर्न रख लें, नाम क्या हुआ इसका चेंज हुआ था। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4 लखनऊ। किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी? 1975, 1985, 1965, 1995। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1975 में। अब ये जो भारत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ से भी पहले कई बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 1975। अगस्त 2024 में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण कहाँ से शुरू किया गया? गोरखपुर, लखनऊ, महाराजगंज या फिर गाजियाबाद। देखिए यहाँ पर अगस्त 2024 की बात की जा रही है, इसमें आपका रोड टू स्कूल कार्यक्रम है। ये संबंधित किससे है? तो ये एजुकेशन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की जो एजुकेशन सिस्टम में लिटरेसी रेट को क्या करना है? इंक्रीज करना है। प्रथम चरण का आयोजन कहाँ से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका इसको प्रारंभ किया गया था गोरखपुर से। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ये किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है? तो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? निपुण भारत प्रोग्राम के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? आगरा, देवरिया, बलिया या फिर मिर्जापुर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आपके फ्रांस के सहयोग से बनाई गई है एक सौर ऊर्जा संयंत्र। कब बनाया गया है? 2018 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4 मिर्ज़ापुर में इसको प्रारंभ किया गया है। मिर्ज़ापुर में इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है वो है आपकी 100 मेगावाट। इम्पोर्टेंट है, फ्रांस की सहायता से इसको बनाया गया है। सही आंसर होगा आपका 4। हिंदुस्तान अकादमी जैसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया वह कहाँ पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज या वाराणसी। तो देखिए डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं की रक्षा करना और उनको विकास में योगदान देना। अब पूछा गया है कि ये है कहाँ पर? तो सही आंसर होगा आपका 3 प्रयागराज में ये स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3 प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके यमुना और गंगा के संगम पर स्थित है, जहाँ पर 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3 प्रयागराज। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ या फिर रामपुर। तो आपकी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर 4 रामपुर में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। जब मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तब इन्होंने इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला इसका नाम रख दिया गया था। लेकिन जैसे ही आपकी अखिलेश सरकार आई उन्होंने इसका नाम फिर से परिवर्तन करके आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया। इसका नाम कब कर दिया गया था? तो नाम परिवर्तन हुआ था सितंबर 2012 में, जब अखिलेश सरकार आई थी उस समय। लेकिन मायावती जी ने नाम क्या कर दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4 रामपुर। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्यतः रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का क्या नाम है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की फसल को किस नाम से जाना जाता है? रोजमट्टा, तृप्ति, सोना मसूरी या फिर काला नमक। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4 काला नमक के नाम से जाना जाता है। मोस्टली जो काला नमक आपकी फसल है किसमें कहाँ उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है आपके सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर में प्रत्येक साल आपका काला नमक महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4 काला नमक के नाम से जानी जाती है। किसकी किस्में? ये आपकी चावल की। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जौनपुर, फतेहपुर, लखनऊ या फिर फैजाबाद। तो देखिए यहाँ पर जो अटाला मस्जिद है उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, ये जौनपुर में स्थित है। जौनपुर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हिंद सिराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या नाम है इसका? हिंद सिराज के नाम से भी इसको जानते हैं अपने भारत में। इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके जौनपुर में। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 1, जौनपुर। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रति वर्ष 5 वर्षों तक दी जाएगी? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 25 लाख। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछे जा चुके हैं और आगे भी कंटिन्यूस में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अनुसार प्रत्येक स्टार्टअप, जो भी आपका स्टार्टअप होगा ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, उनको प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों तक कितने रुपए दिए जाएंगे? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 25 लाख रुपए 5 वर्षों तक दिए जाएंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 4। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनाया था? आसिफ उद्दौला, शुजाउद्दौला, आसिफ जहां मिर्जा या फिर यामीन उद्दौला। देखिए यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ में स्थित है आपका क्या? बड़ा इमामबाड़ा। निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला ने इसका निर्माण कब कराया था? तो 1785 में इसका निर्माण कराया है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ क्या है आपकी? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 1, आसिफ उद्दौला। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस जिले में स्थित है? आगरा, उन्नाव, चंदौली या फिर मेरठ। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपके चंदौली जिले में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कब बनाया गया था? तो इसका निर्माण हुआ है आपके 1976 में। इसको भी लर्न करना है। कितने एरिया में बनाया गया है? तो एरिया में ये बनाया गया है मात्र आपका है 78 वर्ग किलोमीटर। कितना है आपका? 78 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है। निर्माण हुआ है आपका 1976 में। शहर है आपका चंदौली। एरिया आपका 78 वर्ग किलोमीटर। नाम है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। स्थित कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पंडित रविशंकर जयंती कब मनाई जाती है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल। पंडित रविशंकर जयंती कब मनाई जाती है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है आपका। पंडित रविशंकर जयंती उत्तर प्रदेश में कब मनाई जाती है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, 7 अप्रैल को मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पंडित रविशंकर जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इनका जन्म आपके 7 अप्रैल 1920 में हुआ था।
कब हुआ है आपका? 7 अप्रैल 1920 को हुआ। कहाँ पर है? तो ये इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का एक जिला है। पंडित रविशंकर प्रसाद आपके प्रसिद्ध सितार वादक हैं। क्या थे आपके? सितार वादक थे, इसलिए इनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। इनका जन्म 1920 में वाराणसी जिले में हुआ था। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बिहार स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्व राजधानी 1935 में बना। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन में ये आपसे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बिहार न स्थित होकर कौन स्थित है? आपके मध्य प्रदेश स्थित है। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन को और देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, बिल्कुल ठीक है। और जिले भी देख लीजिए। आपका बलिया जिला है पूर्वी जिला। लखनऊ राजधानी बना है, पूर्व राजधानी बना है आपका 1935 में, लेकिन आंशिक राजधानी बन गया था 1920 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बिहार ना होकर मध्य प्रदेश स्थित है। इस प्रकार आज के हमारे जो 40 क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश प्लस इंडिया की जो हिस्ट्री से उससे संबंधित, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पूर्ण रिवीजन करना है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, तो ऑलरेडी आप बीपीओ की प्लेलिस्ट में जाकर आप 1000 क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल हैं। मैराथन क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियो आपके कुछ समय बाद आ रही है, जिसके लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे हमारे चैनल के साथ में, जिससे कि यूट्यूब ने ऑलरेडी बैन कर दिया था। तो अब आपकी जो वीडियो है कंटिन्यूस रहेंगी। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2। थैंक यू फॉर टुडे।